लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। आज हम चुनावी यात्रा में एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो सिर्फ चुनावों की खबर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस गहराई को समझने की कोशिश है जहां हर वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक उम्मीद होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव एक बार फिर शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने देश के 5 अहम राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इन 5 राज्यों में कुल 824 सीटों पर चुनाव होंगे और करीब 17 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान की प्रक्रिया अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर पूरी होगी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी। वहीं केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में मतदान कराया जाएगा और इन सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब सियासी तापमान तेजी से बढ़ने वाला है। चुनावी यात्रा के इस पहले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे इन 5 राज्यों की सियासत के बीच, जहां हर राज्य की अपनी अलग कहानी है, अपने मुद्दे हैं और अपनी अलग चुनावी चुनौती। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जो इस चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित रण क्षेत्र माना जा रहा है। यहाँ चुनाव इस बार 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि 2021 में यही चुनाव 8 चरणों में कराए गए थे। ऐसे में इस बार कम चरणों में चुनाव कराना भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 1 दशक से पूरी तरह ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रही है। ममता बनर्जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अगर इस बार भी उनकी पार्टी जीतती है तो वो लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला बन जाएगी। लेकिन ये राह आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित कर चुकी है और पिछले चुनाव में उसने जिस तरह से चुनौती पेश की थी, उसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इस बार चुनावी मुद्दों में एक तरफ ममता सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, प्रशासन और राजनीतिक हिंसा जैसे आरोप भी हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची से करीब 58 लाख नाम हटाए जाने का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। बंगाल में ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि नेतृत्व, पहचान और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। अब रुख करते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां चुनाव हमेशा से ही विचारधारा और क्षेत्रीय राजनीति के बीच होता आया है। यहाँ 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। तमिलनाडु की राजनीति पिछले करीब 60 वर्षों से मुख्य रूप से 2 द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच केंद्रित रही है। राष्ट्रीय दल, खासकर बीजेपी और कांग्रेस, अब तक यहां अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सके हैं। फिलहाल राज्य में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है, जो कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में सत्ता चला रही है। इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा एसआईआर यानी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में बदलाव भी है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा करीब 74 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसके बाद अब राज्य में करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाता बचे हैं। ये मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन चुका है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार के कामकाज, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठा रहा है। तमिलनाडु में ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन और भविष्य की दिशा तय करने का चुनाव है। अब बात केरल की, जो देश का सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य माना जाता है। यहाँ 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। केरल की राजनीति में एक दिलचस्प परंपरा रही है, हर चुनाव में सत्ता बदलने की। लेकिन 2021 में वाम मोर्चा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। फिलहाल राज्य में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और ये देश का इकलौता राज्य है जहां वामपंथी सत्ता में है।
इस बार कांग्रेस नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची में बदलाव भी यहां एक मुद्दा बना हुआ है। करीब 8 लाख नाम हटाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अब तक केरल में विधानसभा चुनाव में खास सफलता नहीं हासिल कर पाई है, लेकिन हाल की लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में उसके प्रदर्शन ने राजनीति को नया आयाम दिया है। केरल में चुनाव सिर्फ नारों का नहीं, बल्कि नीतियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के मॉडल का चुनाव होता है। अब चलते हैं असम, जहां चुनावी राजनीति कई परतों में चलती है। यहां भी 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। असम में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछले 6 महीनों में 3 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं, जिससे ये साफ है कि ये चुनाव पार्टी के लिए कितना अहम है। बीजेपी ने राज्य में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस बार विपक्ष भी एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कई दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें वामपंथी और क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। असम में चुनावी मुद्दे भी बेहद संवेदनशील हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान और विकास। मतदाता सूची में यहां करीब 2 लाख नाम हटाए गए हैं और राज्य में स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया भी कराई गई थी। असम का चुनाव इस बार सीधा मुकाबला है, सत्ता की निरंतरता बनाम गठबंधन की चुनौती। और अब बात पुडुचेरी की, जो आकार में छोटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां भी 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। पुडुचेरी की विधानसभा देश की सबसे छोटी विधानसभाओं में से एक है, लेकिन यहां की राजनीति हमेशा अस्थिर और दिलचस्प रही है। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद AINRC और बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और N रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने थे। ये पहली बार था जब बीजेपी सीधे तौर पर सत्ता में भागीदार बनी। इस बार कांग्रेस DMK के साथ मिलकर वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। यहां मतदाता सूची में सबसे कम करीब 77,000 नाम हटाए गए हैं। पुडुचेरी में हर सीट का महत्व है और छोटे अंतर से सरकार बनने की संभावना इसे और भी रोमांचक बनाती है। तो ये थी चुनावी यात्रा की शुरुआत, एक ऐसी यात्रा जो हमें देश के अलग अलग राजनीतिक रंगों से परिचित कराएगी। पश्चिम बंगाल की सियासी गर्मी, तमिलनाडु में विचारों की लड़ाई, केरल का जागरूक मतदाता, असम की पहचान की राजनीति और पुडुचेरी के जटिल गठबंधन। हर राज्य की अपनी कहानी है, लेकिन इन सबको जोड़ता है एक ही धागा, लोकतंत्र। आने वाले दिनों में हम हर राज्य की गहराई में जाएंगे, हर मुद्दे को समझेंगे, हर समीकरण को परखेंगे, क्योंकि चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का जरिया नहीं, बल्कि ये तय करता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हर वोट एक आवाज है और हर चुनाव एक नई कहानी, और हम इसी कहानी को आपके सामने लेकर आएंगे चुनावी यात्रा में, हर दिन हर अपडेट के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,